Everyone, welcome to our channel Srijan Institute. In my previous video, I was discussing about magnetic field due to circular current carrying loop, and in this video, we will begin with another application of Biot-Savart law, which is magnetic field due to current carrying straight wire. This is very important application of Biot-Savart law and previous years में इसमें बहुत से questions already पूछे जा चुके हैं. आज का जो मेरा वीडियो होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल जेईई मेन या नीट की एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है. आज हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूले को कैसे याद रखना है और कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, क्योंकि मैं उसी वीडियो से इस वीडियो को लिंक करने वाला हूँ. ठीक है, पार्ट 2 में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और उसमें भी हमने एक्सियल पोजीशन, क्योंकि सेंटर पर पता किए थे तो एक्सियल पोजीशन और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता की थी. एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो कितना था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा एन आई बाय आर. अगर हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो R उस केस में रेडियस बन जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं कैसे यहाँ पर इससे रिलेट करना है. तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. तो फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं स्ट्रेट वायर. सपोज आई एम हैविंग अ वायर ऑफ सर्टेन लेंथ इन विच करंट I इज फ्लोइंग लाइक इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन. और इस करंट एलिमेंट या सॉरी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है. तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, जो बड़ा सिंपल सा केस है. राइट हैंड रूल का यूज हम लोग करेंगे. थंब को कहाँ रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और करंट की डायरेक्शन में रख के पॉइंट P की तरफ हम लोग फिंगर्स को कर्ल करेंगे. मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही है, सबसे पहले इनटू द प्लेन जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ बनेगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड द प्लेन. तो मैं इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम लोग क्या करना है उसके बारे में चलिए बात करते हैं. आपको याद होगा कि बायो-सेवर्ट लॉ किसी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है. तो हम भी यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस लेते हैं कि हम उन एलिमेंट्स को कहाँ मान सकते हैं. ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस करंट एलिमेंट को यहाँ पर मान लूँ मैं, या फिर कहाँ मान सकता हूँ, बॉटम में. बाकी आप कहीं भी मानेंगे तो इनके बीच ही मानेंगे. ठीक है, तो करंट एलिमेंट तो हम कहीं भी मान सकते हैं. बात कर लेते हैं अभी इस R की. R क्या है, ठीक है, here R will be the perpendicular distance between point P and the wire. ठीक है, what is R? R is perpendicular distance between the wire and point P. इसे आप shortest distance भी कह सकते हैं. इस point P से अब क्या कर सकता हूं मैं, इस एलिमेंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ऐसे कुछ बनेगा, और यहां से अगर कनेक्ट करता हूं तो कुछ ऐसे एक डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपको दिख रहे होंगे. सपोज मैं इसे θ1 कहता हूं और इसे कहता हूं θ2. ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है हमें क्या क्या केस दिया गया है. अब देखते हैं कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करना है. तो B का क्या फॉर्मूला होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना तो सेम होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. R कौन होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट P, तो R भी ऐसे ही रहेगा. साथ में N कौन होता है, N होता है नंबर ऑफ टर्न. तो देखिए रिंग में तो नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं होगी, तो हमारे फॉर्मूले से इसको हम गायब कर देते हैं, मतलब यहाँ N को नहीं लेंगे. I कौन होगा, I होगा करंट, जैसे उस लूप में करंट था I, वैसे इस वायर में भी करंट है I, तो वो हो जाएगा I बाय R. तो देखिए इतना सिमिलरिटीज तो आपको दिख रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R. अब कौन बाकी है, थीटा है, तो थीटा को हम लोग यहाँ पर लेंगे साइन की टर्म में, इन द साइन के साथ हम लोग इस एंगल को लेंगे. तो कितने एंगल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, θ1 और θ2, 2 एंगल हो गए. तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2. मैं इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद रख रहा हूँ कि अगर आपको सेंटर पर पता है तो इसे याद रखने में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. अब इसका हमारा काम खत्म हो गया. इस फॉर्मूले को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या केसेस बनते हैं उसकी चलिए बात करते हैं. तो अभी आपको ये देखिए θ1 और θ2 कहाँ से दिए गए हैं. हमने इनके एक्सट्रीम केसेस ले लिए कि भाई ये जो एजेस है इनसे कितने एंगल बन रहे हैं, θ1 θ2, और ये हॉरिजॉन्टल जो हमने डिस्टेंस कंसिडर की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ से बने एंगल्स. कई बार क्या होता है, आपको θ1 और θ2 ना देते हुए ये वाले एंगल दे देते हैं, एज से एंगल दे देते हैं, जो वायर की एज है वहाँ से एंगल दे देते हैं. सपोज उसे मैं अल्फा मान लेता हूँ और बीटा मान लेता हूँ. ठीक है, कितने कितने एंगल माना, अल्फा और बीटा. भाई ये तो P पॉइंट पर बन रहे हैं θ1 θ2, और अगर पॉइंट P पर ना देते हो वायर की एज पर दे देंगे तो उन्हें मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा.
अब देखिए इतना तो आप जानते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मतलब ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आप बहुत ही आसान तरीके से θ1 को पता कर सकते हैं। अगर ये दिया हो तो ये भी पता कर सकते हैं, पर नहीं पता करने का मन हो तो क्या करें, तो डायरेक्ट भी उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है b = μ0/4π I/r। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट P पर, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी, वहां अगर एंगल कितना है θ1 θ2, और एजेस पर अगर एंगल देंगे तो वो कॉस के फॉर्म में आ जाएंगे। तो कॉस के फॉर्म में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। वो बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये कैसे आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अल्फा पता हो तो आप थीटा पता कर सकते हैं, या थीटा पता हो तो आप अल्फा पता कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी है, बेसिक मैथ से, उससे भी आप पता कर लीजिए। नहीं पता करना हो तो कोई बात नहीं, पॉइंट पी पर हो तो साइन के फॉर्म में, और एज पर हो तो कॉस के फॉर्म में एंगल को डायरेक्ट पुट कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या केस बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा केस 1, और ये आप सेकंड केस में ले सकते हैं कि जब आपको एज पर एंगल दिए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस तरह का आपको अगर केस दे दे तो क्या होगा। इस पॉइंट पी को मैं इधर कहीं कंसिडर कर लेता हूं। देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको भूलिएगा नहीं। ये हो जाएगा केस नंबर 3 कि कई बार आपको पॉइंट पी ऐसे कहीं दे दिया कि भाई वायर तो यहां रह गया और पॉइंट पी यहां रह गया, तो कैसे करेंगे। तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग गलती भी करते हैं। तो देखिए कैसे सुधारना है इसे। मैंने इस वायर को थोड़ा सा इमेजिन करके कहाँ मान लिया, नीचे एक्सटेंड कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे आर पता करना है ना, और आर कौन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस। तो वायर को क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट पी से वो डिस्टेंस पता कर सकता हूँ कितनी होगी। अब मुझे आर का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन वायर यहाँ तक था क्या, वायर तो यहाँ तक ही था ना। तो वायर से आपको क्या करना है, दोनों वायर के एंड को पॉइंट पी से ऐसे कनेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, और आपको तो हॉरिजॉन्टल से निकालना है θ1 θ2। तो क्या बन जाएंगे आपके एंगल, ये देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा ऊपर वाले एंड से, उसे मैं कितना मान रहा हूँ, उसे मैं मान रहा हूँ θ1। ठीक है, और ये जो छोटा वाला एंगल है जो नीचे बन रहा है, वो उसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ θ2। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझिएगा आप कि θ1 जो एंगल है वो टॉप पॉइंट से है, या टॉप जो हमने एज को कनेक्ट किया पॉइंट पी से उससे है, और θ2 जो है वो वायर के नीचे वाले एंड के बाद हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। तो एक्चुअली में अगर देखेंगे तो इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है θ2। ठीक है, तो अब क्या बनेगा फॉर्मूला, जो थर्ड केस में फॉर्मूला बनेगा वो होगा b = μ0/4π I/r। r कौन होगी, याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट P पर अगर एंगल बन रहे हैं तो किस फॉर्म में लेना है, साइन के फॉर्म में। वायर की एज पर एंगल बन रहे हैं तो किस फॉर्म में लेना है, कॉस के फॉर्म में। तो ये तो पॉइंट P पर बना है एंगल, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन ऑफ θ1। अब देखिए एंगल क्या था, ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के या वायर से बाहर आ रहा था, तो उसको क्या से लेना है, माइनस साइन के फॉर्म में लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन θ2। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई ज्योमेट्री नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस साल नीट या जेईई के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक मैथ्स है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये ऑलरेडी जानते होंगे कैसे ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो ये तो सब सिर्फ रटने वाला केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आप डायरेक्ट याद करके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेशली इस केस को आप ध्यान रखिएगा, और इस केस को आप ध्यान रखिएगा। इन पर आपको बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, कोई भी आप बुक सॉल्व कीजिए उसमें आपको ये मिलेंगे। चलिए और अगले केसेस के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं उस वायर को, 3 केस हो गए, फोर्थ केस क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लेते हैं। ठीक है, कैसा मान लेते हैं, एक वायर मानते हैं जिसका लेंथ कैसा है, इनफाइनाइट है, और पॉइंट भी यहाँ पर है। अब भाई इनफाइनाइट हो गया तो कैसा एंगल माने, तो देखिए जब हम इसको डिराइव करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं अंदर का, कि जब हम इसको डिराइव करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करते हैं, क्योंकि भाई वायर का लेंथ कैसा इनफाइनाइट है, तो लिमिट क्या बनेगी, लिमिट बनेगी प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक साइन या कॉस नहीं आता है, वहां पर टेन के फॉर्म में बनता है, और टेन को जब हम लिमिट के फॉर्म में लेंगे तो आप जानते होंगे टेन की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, नॉट डिफाइन कब होती है, 90 डिग्री पर। तो लिमिट कन्वर्ट हो जाती है इन्फिनिटी से लेकर 90 पर। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, अब वो सुनिए। आपको याद रखना है कि जब भी वायर का लेंथ कैसा दिया जाए, इनफाइनाइट, तो आप θ1 और θ2 को कितना मान लेंगे, 90 डिग्री मान लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर इनफाइनाइट है तो मैं जोड़ तो नहीं सकता हूं, क्योंकि वायर का मुझे पता ही नहीं एंड कहां हो रहा है। तो आप क्या मान लेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर इस θ1 और θ2 दोनों को ही, क्योंकि मैं जोड़ नहीं सकता हूं ना, इनफाइनाइट जा रहे हैं वो,
तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि θ1 और θ2 दोनों को आप 90 डिग्री लेकर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो आप खुद देखिए, मुझे तो यहाँ पॉइंट पेपर दिए तो साइन के फॉर्म में रहेगा, ये वाला केस बनेगा। sin 90 कितना होता है 1 होता है, ये भी कितना है sin 90 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, वो फॉर्मूला आ जाएगा b = μ0/4πi/r। ये तो हर जगह पर कॉमन चल रहा है इतना टर्म। और क्या आ जाएगा, मैंने अभी जैसे बताया sin 90 + sin 90 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल, इधर से चलिए लिख देता हूँ एक लाइन, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 मिलकर 2। तो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा μ0/4πi/r और ये हो जाएगा 2। अब आगे आपको जो भी वैल्यू दी हो करंट की, या आपको ये डिस्टेंस पता हो, r कौन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पता हो तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब अगर ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो तो क्या हो, तो फिफ्थ केस में क्या ले रहे हैं, वायर को सेमी इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई वायर का एक एंड तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा एंड वो नहीं पता कहाँ जा रहा है, और पॉइंट भी ऐसे कहीं सिचुएशन में है, ऐसे कहीं रखा हुआ है, ठीक है, किसी एक कॉर्नर पर। मतलब मान लीजिए कि आप जहाँ पर खड़े ना, वहीं से ऐसा एक पोल निकल कर जा रहा है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, बिल्कुल ऊपर स्काई तक जा रहा है। आपको उसका एंड नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो दिख रहा है ना, वो कहाँ से, जमीन पर ही है ना। तो उसी जमीन पर, वहाँ पर ग्राउंड पर आप एक पॉइंट को इमेजिन कर लिए, उस पॉइंट पी पर आपको क्या पता करना, मैग्नेटिक फील्ड, और जो उसका टॉप है एंड, वो तो आपको पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक एंगल कितना मिल जाएगा आपको, देखिए इनफाइनाइट जाएगा तो एक एंगल कितना लेना है 90 डिग्री, और अगर वो पॉइंट उसके सामने ही है तो एक एंगल कितना मान लेना आप 0 डिग्री मान लेना। तो θ1 की वैल्यू कितना मान रहा हूँ मैं 90 डिग्री मान रहा हूँ, और θ2 की वैल्यू कितना मान रहा हूँ 0 डिग्री मान रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे पर जब आप एंगल को पुट करेंगे वैल्यू को θ1 θ2 की, तो कितना आएगा sin 90 1 sin 0 0। तो आप खुद देखिए ये sin 0 हुआ तो ये पूरी टर्म गायब हो गई, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा b = μ0/4π थीटा के तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हो जाएगा I/r, और sin 90 रखने पर 1 sin 0 रखने पर खत्म हो गई कहानी। एक लास्ट केस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, तो शायद वो आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि भाई यही सेमी इनफाइनाइट लेंथ का ही, कि सेमी इनफाइनाइट लेंथ तो है वायर की, है ना, वायर की लेंथ सेमी इनफाइनाइट तो है, लेकिन पॉइंट पे आपको इस एज पर नहीं दिया है, पॉइंट पे आपको यहाँ नहीं दिया गया है, ऐसे कहीं दे दिया, पॉइंट पे यहाँ कहीं दे दिया है, मतलब एक पॉइंट ये इस एज के सामने नहीं है। तो अब की बार आपको क्या करना है, ये तो आपको मिल जाएगा r, यहाँ से आपको मिल रही वैल्यू किसकी θ2 की, और θ1 कितना हो जाएगा, वो θ1 तो देखिए इनफाइनाइट जा रहा है तो कितना डिग्री मानेंगे, अगेन आप समझ गए होंगे 90 डिग्री मानेंगे। तो θ1 का वैल्यू कितना ले रहा हूँ 90 डिग्री, और θ2 मैं नहीं जानता हूँ तो θ2 को मैं θ2 ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो क्या बनना चाहिए मेरा फॉर्मूला, अब की बार मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए b = μ0/4π I कौन है, वो करंट है, वायर के अंदर जो करंट फ्लो है, ठीक है ना, इतना तो आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे बात को, सब में I कौन है, करंट फ्लो हो रहा है। तो μ0/4π I/r, और अब की बार देखिए θ1 कितना है 90 डिग्री, यही फॉर्मूला है, sin 90 रखेंगे तो 1, θ2 हमें नहीं पता, जो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए, है ना, तो आप रखिएगा। तो यहाँ पर मैं नहीं जानता तो नहीं रख रहा, sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस sin θ2 ऐसे हो जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं ताकि आप बेटर इस कंसेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो चलिए अब तक हमने जो सीखा उसी के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस 2017 पेपर 2 में। मैं इससे पहले रीड कर देता हूं आपके लिए। A symmetric star-shaped conducting wire loop is carrying a steady state current I. Steady state current I. The distance between diametrically opposite vertices of a star is 4a. आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 4a है। The magnitude of magnetic field at the center of loop is. हमें इस लूप के सेंटर पर मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए लूप बन रहा है, मतलब कि हर वायर में
करंट कैसा होगा, सेम होगा, और सारे वायर कैसे हैं, सिमेट्रिक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कितने वायर हैं, मैं पहले काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे वायर है जिनमें सेम करंट फ्लो रहा है, और वो सारे कैसे हैं, सिमेट्रिक, एक जैसे हैं। तो उनकी वजह से हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है हमारा मोटिव, वो आपको पता चल गया। अब करें कैसे, इसे सॉल्व कैसे करें, तो मैं किसी भी एक वायर की वजह से, इसकी या किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता हूं, और चूंकि सारे के सारे कैसे हैं, सिमेट्रिक है, तो उसी में मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जितना इफेक्ट एक वायर प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो बाकी रिमेनिंग भी करेंगे, है ना। तो हम लोग उसी जो अपना एक वायर के लिए निकाल कर उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, यहां पर सपोज ये पॉइंट P है, तो इस एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं, ये इस वायर को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस वायर की वजह से निकालते हैं। तो देखिए वायर का एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया। अब इसे मैं पॉइंट P से क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, इसे पॉइंट P से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये मैंने इसे पॉइंट P से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों एंड ऐसे कनेक्ट हो गए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि डिस्टेंस क्या होगी। तो आप जानते होंगे कि हम जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में आर कौन था, स्मॉल आर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट P। अब परपेंडिकुलर कैसे करें, तो देखिए इस वायर को मैं थोड़ा सा ऐसे एज्यूम कर रहा हूं आगे की तरफ, आगे एक्सटेंड मान रहा हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी आर हो जाएगी। और यहां पर इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू हमें पता है। देखिए कैसे, ये टोटल डिस्टेंस कैसी है, 4a है, और वो क्या बोल रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्टार इज 4a। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसी 4a को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये डिस्टेंस हो गई कितनी, a। सिमिलरली इस पॉइंट से, ये जो सेंटर वाला P पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, है ना। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी a हो जाएगी, और यहाँ इस एंड से लेकर नीचे वाला जो एंड है यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है जिसे हम अपने फॉर्मूले में r मान रहे थे, इस प्रॉब्लम के हिसाब से वो कितने डिस्टेंस है, वो a डिस्टेंस है। तो हमें ये पता चल गया है। ठीक है, a पता चल गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, और ये हो गई वर्टिकल। अब कोई बताने वाली बात नहीं कि टोटल एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, और वही 90 डिग्री 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है। तो 90 के 3 पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। तो यहां से हमें अपना θ1 और θ2 मिल जाएगा। कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला, देखिए मुझे ये डिस्टेंस पता है ना r, तो यहीं से मैं अपना एंगल मेजर करता हूं। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो कितना डिग्री हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 30 डिग्री का, है ना, क्योंकि तीनों कैसे हैं, इक्वल है, 30 डिग्री के। और ये जो ये वाला एंड से कितना एंगल बना, 30 डिग्री, और जो अदर एंड होगा ये वाला, इस एंड से मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 30, और ये वाला 30 मिलकर हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, है कि नहीं। तो ऐसे आपको समझ में आया होगा एंगल के बारे में। अब मैं इस एलिमेंट की वजह से निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हमने इस केस को डिस्कस किया है कि जब वायर दूर रह जाए और पॉइंट P कहीं वायर से अलग हो, तो इस केस को हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो ये वाला केस डिस्कस किया कि वायर कहीं ऐसा हो और पॉइंट P ऐसा हो। तो क्या पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पढ़े थे कि वायर को थोड़ा सा पहले नीचे एज्यूम करो और ये डिस्टेंस पता कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो वो r हमने पता कर ली कितनी है, a है। फिर इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया और इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया। तो ये वाला जो एंगल बनेगा उसको मैं मान लूंगा बड़ा वाले को θ1 और छोटे वाले को मान लूंगा θ2। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था B इक्वल्स टू, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई, वो एज इट इज होगा, करंट होगा I/R, तो I/R, R की जगह पर कौन है हमारे पास, R की जगह पर A है, स्मॉल a है, तो वो ले लिया मैंने। अब क्या आता है, साइन θ1, अब आएगा साइन θ1। अब चूंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ये एंगल वायर तो यहाँ रहेगा ना, ये छोटा वाला एंगल θ2 वो बाहर बन रहा है इस ट्राइंगल के, तो उसको कैसे लेना है हमें, माइनस साइन के साथ लेना है। तो साइन θ1 माइनस ऑफ साइन θ2 आ जाएगा वो, ठीक है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए आपको सॉल्व करने में। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो सिर्फ एक वायर की वजह से निकली है, जबकि यहाँ ऐसे कितने वायर हैं, हमने काउंटिंग की थी स्टार्टिंग में, वो कितने, 12 वायर।
तो 12 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, b इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 इंटू म्यू नॉट। ठीक है, जितना एक की वजह से उतना सारे वायर 12 वायर प्रोड्यूस करेंगे। अब b का वैल्यू कितना आएगा वो देखिए, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आई बाय ए। अब साइन थीटा वन देखिए कौन होगा, थीटा वन आप जान लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है उसमें डायरेक्शन या थीटा वन किसको मानेंगे, जो बड़ा है। तो थीटा वन बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 60 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर खुद ही बन जाएगा, सारे ऑप्शन में वहाँ लिखे हैं। ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए। ये 12 को मैं उधर लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब आप देखिए, मैं स्पेशली बताया जैसा मैंने कि ड्रॉपर्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसके आगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से ये 2 कैसा हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाहर से 2 कॉमन निकल जाएगा, वो 12 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रिमेनिंग होगा, यहाँ पर 6 रिमेनिंग होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, या आंसर जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाय ए, और ये 12, ये 2 से जब 12 कैंसल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2, इस टाइप से, सॉरी अंडर रूट 3 माइनस 1, ये इतना आ जाएगा। अब आप खुद देखिएगा कि आपके जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन इसमें बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए 6 अंडर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है, 3 माइनस 1 आ रहा है, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट में ही। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से देखिए कैसे हम लोग ने उस केस को यूज़ किया है। अदर केसेस के लिए आप लोग प्लीज़ बुक को रेफर कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मैं नीचे अपना मेल आईडी देता हूँ इंस्टीट्यूट का, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।